व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। एक बच्चे के द्वारा कमेंट किया गया था वीडियो के नीचे कि सर मैं कई हफ्तों से इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जब भी मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश करता हूँ तो मेरे फैमिली मेंबर और भी कई सारे यार दोस्त जो हैं वो मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो उस टाइम पर फिर मेरे अंदर का जो मोटिवेशन है वो डाउन हो जाता है। आई एम श्योर कि ये किसी न किसी के आप लोगों के साथ भी जरूर हो रहा होगा कि ऐसी ऐसी जो एक्टिविटी आप लोगों को देखने को मिल रही है ये हर एक इंसान की लाइफ के साथ में होता है। सामने वाला पर्सन आप लोगों को हमेशा डिग्रेड करने की कोशिश करता है, पर लेकिन वो तब तक ही करेगा जब तक आप लोग अपना टारगेट अचीव नहीं कर लेते। जिस दिन आप लोगों ने इसको अचीव कर लिया उस दिन वो इंसान आप लोगों के सामने नतमस्तक होता हुआ नजर आएगा और बोलेगा कि हाँ मेरा फैमिली मेंबर है, मेरा दोस्त है, मेरा रिश्तेदार है। वो सारी बातें बोलता हुआ नजर आएगा और उस पर प्राउड भी फील करेगा। तो इसलिए कोशिश क्या करनी है, आप लोगों को नहीं रुकना है और कॉन्टिन्यूसली आप लोगों को चीजें करती रहनी है जो भी आप लोग कर रहे हैं। दूसरा, उन लोगों के लिए जो ऐसी हरकतें करते हैं वो ये भूल जाते हैं कि ये पर्सन जो है वो एक और एक्स्ट्रा लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रहा है। ऑलरेडी वो एक लैंग्वेज जानता है। अगर वो साउथ इंडिया से तो हो सकता है कि वो कन्नड़ जानता हो, तेलुगु जानता हो, वो इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा है। ऑलरेडी वो एक लैंग्वेज जानता है, वो एक्स्ट्रा लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रहा है। और आप लोग माइंड में ये रख करके चलते हैं हमेशा कि जिसको इंग्लिश आती है वो बहुत सुपीरियर क्वालिटी का पर्सन हो जाता है, वो जो है एक कहीं एक तरीके से आसमान से आया हुआ इंसान हो जाता है। अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो अप टू द मार्क नहीं है अपने फील्ड में। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप लोग जो इंग्लिश है कि वही सारी चीजें सिखाती है। तो ये देखिए, हम लोगों ने बस एक मेंटेलिटी अपनी बना रखी है। आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है, आज की डेट में दो नॉर्मल इंग्लिश आप लोग फॉलो करते हैं। एक तो बोलते हैं अमेरिकन इंग्लिश और दूसरी बोलते हैं आप लोग जो ब्रिटिश इंग्लिश। बेसिकली इन दोनों के द्वारा अपनी इंग्लिश को एक तरीके से इतना सपोर्ट किया गया, उन्होंने बोला कि हमारी इंग्लिश है, हम इसी को फॉलो करके चलेंगे। इसी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि हमारी इंडियन इंग्लिश है, जो भी हमारा एक्सेंट हम लोग यूज करते हैं तो उसमें इंसल्ट फील करने की क्या जरूरत है। जब वो अपना अपना इंग्लिश बना सकते हैं तो हम लोग अपनी इंग्लिश क्यों नहीं बना सकते हैं। बल्कि हमारे यहाँ तो 28 स्टेट है, हम तो 28 प्रकार की इंग्लिश बना सकते हैं अलग अलग तरीके से। तो इसलिए कभी भी लैंग्वेज के ऊपर इस तरीके से ना तो किसी को टोंट करना चाहिए और ना ही आप लोगों को भी अंदर से फील करना चाहिए ये सारी बातें कि हाँ यार ये इस तरीके से ये वर्ड नहीं बोल पा रहा है तो ये सारी चीजें हो गई। ये सारी चीजें इस तरीके से अगर आप लोग देखोगे ना तो खुद कुछ कर पाओगे और ना ही किसी को करने दोगे। तो कभी भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है। कई बार कमेंट बॉक्स में मैंने देखा है कई सारे बच्चे नए नए आते हैं, कमेंट करते हैं कि हाँ सर ये कुछ ऐसा करना है, तो वो क्या करते हैं सेंटेंस ढंग से फ्रेम नहीं कर पाते हैं। तो कई सारे बच्चे आगे कमेंट करते हैं कि तुमसे लिखा नहीं जा रहा है, तुम क्या तैयारी करोगे। कोई मां के पेट से सीख के नहीं आता है यार, यहीं से ही सीखता है हर एक इंसान। तो सीखने तो दो, कम से कम उनको मौका तो दो। और जो लोग ये इस तरीके से लिख रहे हैं, कम से कम ये देखो कॉन्फिडेंस है उनके अंदर, वो कमेंट तो कर रहे हैं, लिख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लिख ही नहीं पाते हैं, तो कम से कम आप लोगों को तो और मोटिवेशन लेना चाहिए उनसे कि वो भले ही गलत लिख रहे हैं पर लिख तो रहे हैं, ट्राई तो कर रहे हैं। साइकिल चलाना सीख तो रहे हैं, भले ही गिर रहे हैं। तैरना सीख तो रहे हैं, भले ही उनको ढंग से तैरा नहीं जा रहा है, तो वो ट्राई तो कर रहे हैं। तो कम से कम एक ट्राई करना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो आप लोगों को तो सैल्यूट करना चाहिए उन लोगों को। तो इसलिए कभी भी इस तरीके की हरकतें न करो। और अपने आप भी अगर कुछ नया सीखना है तो गलती उसमें होनी है। वो जैसे मैंने अभी बोला है कि कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, तो कंटिन्यूअसली आप लोग लगे रहिए। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप लोग इन सब चीजों में कंफर्टेबल फील करने लगेंगे आसानी से। ओके, अच्छा, जो मैंने अभी आप लोगों को स्टोरी सुनाई है, कितने ऐसे फैमिली मेंबर हैं यहाँ पर जिनके साथ में ये चीजें आप लोगों ने फील किया, आप लोग कुछ नया करना चाह रहे हैं तो आप लोगों की मजाक उड़ाई गई है। आप लोग अपना इंसिडेंट शेयर कर सकते हैं और पढ़िएगा, दूसरे बच्चे एक दूसरे से पढ़िएगा उसको और देखिएगा क्या क्या चीजें हैं वहां पर। ठीक है, आइए अब नजर डालते हैं कोरोना वायरस के केसेस के ऊपर। ऑल ओवर वर्ल्ड में 1,48,00,000 ये है, यहाँ पर 39,122 केस आ चुके हैं। टोटल जो लोगों की जान गई है यहाँ पर ये गई है 6,12,459 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। इसी के साथ में टोटल मिलाकर 88,93,108 केस ऐसे हैं जो रिकवर हो चुके हैं। तो एक अच्छी बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। अकेले यूएसए में 39 लाख केस, ब्राजील में यहां पर 21 लाख केस और हमारी कंट्री में 11 लाख केस यहां पर सामने आ चुके हैं। कल टोटल मिलाकर 36,000 केस आए, यूएसए में 61,000 केस आए, यानी कि दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा केस हमारी कंट्री में देखने को मिले। वैसे सबसे ज्यादा अब तक का हाईएस्ट जो आंकड़ा है वो था यहां पर 40,000 केस का। इसी के साथ में आप लोग यहां पर देखिए जो रिकवर लोग किए हैं ये 24,000 के करीब रिकवर किए हैं। और कल जो जान गई है इसकी वजह से ये 596 लोगों की जान गई है यहां पर। इसी के साथ में महाराष्ट्र टॉपर, तमिलनाडु दूसरे नंबर पर और दिल्ली तीसरे नंबर पर यहां पर चल रहे हैं। बाकी और भी कई सारे राज्य ऐसे हैं जैसे आंध्र प्रदेश और कई सारे राज्य जहां पर अच्छे से चीजें देखने को मिल रही है। दिल्ली में जो केस निकल कर आए कल ये 1,000 से नीचे है। इसके ऊपर एक छोटा सा आर्टिकल था आज के न्यूज़पेपर में, उसको यहीं पर ही आप लोगों को बता देता हूं। दिल्ली गवर्नमेंट
के द्वारा जुलाई के महीने में सबसे कम टेस्टिंग की जा रही है। यानी कि कहने का मतलब यहां पर ये, अगर आप लोग टेस्टिंग नहीं करेंगे तो केस कहां से निकल कर आएंगे? केस तो वहां पर निकल कर आएंगे ना जहां आप लोग टेस्ट करेंगे। तो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा एक नया फंडा अपना लिया गया है कि टेस्टिंग ही कम करनी है। टेस्टिंग कम करोगे तो केस निकल कर नहीं आएंगे, जिनको बीमारी होगी वो अपना आप झेलेगा। तो गवर्नमेंट ने अपने हाथ खड़े कर दिए, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ये वही एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है जो कि इंडिया की सिचुएशन को चेंज करना चाहती थी, और आज की डेट में सबसे बेहूदी हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं यहां पर दिल्ली गवर्नमेंट के सीएम, जो ऐसे स्टेप यहां पर इनके द्वारा उठाए जा रहे हैं। लोग बीमार हैं उनको टेस्ट कर क्वारंटीन में रखना है, फिर दवाई देने से तो गए, और टेस्ट करना ही कम कर दिया यहां पर। जबकि और राज्य में टेस्ट की काफी ज्यादा संख्या बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र में देखिए शानदार तरीके से टेस्ट किए जा रहे हैं। हो सकता था महाराष्ट्र भी ये काम कर सकता था, टेस्ट करना ही बंद कर दे तो कैसा होता। यहां पे भी इतने सारे केस थोड़ी ना होते, तो कम से कम लोगों की जान तो बच रही है। तो ये सारी बातें थोड़ा सा हम लोगों को भी समझनी पड़ेगी। आज का जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है, यह ब्रह्मपुत्र रिवर जाकर मैप में नहीं हारेगा, और कई सारे राज्य में इसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, वो भी आप लोग देखिएगा। फिर अगला जो भी हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। आप लोगों के एरिया में भी शायद मॉर्निंग से ही बारिश हो रखी होगी, यहां पर भी मॉर्निंग से ही बारिश हो रही है जहां पर मैं रहता हूं। आप लोग ये देखिए, बेसिकली हम लोग बारिश को एंजॉय करते हैं, काफी अच्छा मौसम है, बारिश हो रही है अपने घरों में बैठकर। पर लेकिन एक साइड में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसकी वजह से बिल्कुल जिंदगी जिनकी है त्रहिमाम हो चुकी है। 110 लोगों की जान जा चुकी है आसाम में, गुवाहाटी के अंदर ये आप लोगों को सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो कोशिश कीजिए इन लोगों के लिए भी थोड़ी प्रे कीजिए। एक तरीके से वो नहीं कहते हैं कि एक तरीके से भक्ति में बड़ी शक्ति होती है, तो थोड़ा सा इनके लिए प्रे कीजिए। जो भी आप लोग थोड़ा सा एक तरीके से इनके बारे में सोचिए। यानी कहने का मतलब यहां पर यह है कि हम लोग सही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि धरती पर सब कुछ सही है। तो थोड़ा सा दूसरों के बारे में सोचना स्टार्ट कीजिए, तो आप लोगों के अंदर एक ऐसी भावना आएगी कि आप लोगों को एक तरीके से उन्हें कि दूसरों के लिए आप लोग काम करना। और जो आप लोग सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं, उनका बेसिक पर्पज ये होता है कि दूसरों के बारे में कितना सोचते हैं आप लोग। तो वहां से आप लोग के अंदर एक कैरेक्टर भी निकल कर आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये था इसके बारे में। आइए अब आर्टिकल के ऊपर डालते हैं, काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल हम लोग को डिस्कस करने हैं। जो फर्स्ट आर्टिकल है, यहाँ पर मैंने अभी आप लोगों से बात की थी, कई सारे राज्य ऐसे हैं जो स्कूल खोलने की बात करें, कई सारे हैं जो स्कूल खोलने की बात नहीं कर रहे हैं। तो हल्का सा इसके ऊपर नजर डालेंगे। नेक्स्ट जो यहाँ पर ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल मॉब लिंचिंग के बारे में बात कर रहा है, इसके ऊपर अच्छे से हम लोग नजर डालेंगे। ये वाला आर्टिकल आज का शानदार आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं, जो हमारी कंट्री में रेलवे को प्राइवेटाइज करने की बात की जा रही है, तो कितने हद तक ये सही है, तो इसके ऊपर हम लोग नजर डालेंगे। ये वाला जो आर्टिकल है, फिर से यहाँ पर कोविड-19 के बारे में बात कर रहे हैं कि जो आज के डे में कोविड-19 क्राइसिस है, ये एक हेल्थ क्राइसिस नहीं है, ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस आप लोग को देखने को मिल रहा है। आप लोग इसको हेल्थ क्राइसिस नहीं बोल सकते। रीजन क्या है? रीजन ये, इसने इकोनॉमी को चेक कर दिया कि आप लोग की इकोनॉमी की औकात कितनी है। इसने एडमिनिस्ट्रेशन को चेक कर दिया कि कितने सिचुएशन से आप लोग चीजों को हैंडल कर सकते हैं। इतने हेल्थ सेक्टर को चेक कर दिया कि हाँ कितना अच्छा आप लोगों का हेल्थ सेक्टर है, कहां आप लोग स्टैंड कर रहे हैं। इसी के साथ में आज की डेट में अगर आप लोग देखिए, हर एक लेवल पर लोगों का बिहेवियर चेंज होता हुआ आप लोगों को इसको लेकर नजर आएगा। एक तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया था, याद होगा आप लोगों को, जो न्यूज एनालिस्ट वाली वीडियो में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि पंजाब में कपूरथला के अंदर एक फैक्ट्री है जिसमें ट्रेन के डब्बे बनाए जा रहे हैं। तो आज की डेट में वो भी इस तरीके से ट्रेन के डब्बे बना रहे हैं, जिनके ऊपर ध्यान रखा जा रहा है कि किस तरीके से यहां पर ये बेसिकली जो ट्रेन के डब्बे हैं कोविड-19 को टैकल कर सकें। तो इवन ट्रेन के जो कोच हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग करने का उनका पैटर्न भी चेंज कर दिया यहां पर कोविड-19 ने। आने वाले टाइम में आप लोगों को बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिलेगी। आज की डेट में सारी मूवीज जो हैं वो आप लोगों को अलग अलग जगह, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन प्राइम हो गया, यहां पर ये सारी जो मूवीज हैं ये रिलीज होती नजर आ रही है। यानी कि थिएटर का डब्बा बंद यहां पर कर दिया गया है। इसी के साथ में जो यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, उनका एक अलग पैटर्न चल रहा है। तो यहां से आप लोग समझ सकते हैं कि क्या कंडीशन है। आने वाले टाइम में ऑनलाइन एजुकेशन पर काफी फोकस दिया जा रहा है। जो लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं उनके लिए बड़ी अच्छी बात है, जो लोग ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहे हैं उनके लिए बड़ी टफ सिचुएशन होती जा रही है। जो नए नए लोग हैं, आप लोगों को याद होगा राजीव गांधी, याद क्या होगा, खैर आप लोगों ने पढ़ा होगा, राजीव गांधी जी के टाइम पर जब कंप्यूटरीकरण किया गया चीजों का, यहां पर कंप्यूटर लाए गए एक तरीके से, उस टाइम पर सबसे बड़ी चीज पता है क्या थी? लोग जो है कंप्यूटर यूज करने से डर रहे थे। उनको ये लग रहा था कि पता नहीं कैसे कंप्यूटर यूज कर पाएंगे और कैसे वो इसको आगे लेकर चल पाएंगे। वही सिचुएशन आज के डेट में उन टीचर्स की हो रखी है जो ऑफलाइन टीचर हैं। जैसे वो ऑनलाइन आ रहे हैं तो चीजों को झेल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ऑफलाइन में बड़ी रेस्पेक्ट होती है, ऑनलाइन में बिल्कुल ओपन मीडियम होता है। जैसे मान लीजिए मेरा लेक्चर किसी को पसंद नहीं आया तो 1 मिनट लगेगी, नीचे गाली लिखकर चला जाएगा। मैं क्या करूंगा, ज्यादा से ज्यादा पर्सन को ब्लॉक कर दूंगा कि आगे से वो इस चैनल पर कमेंट नहीं कर पाएगा। पर लेकिन गाली देने की आजादी उसके पास में है कि हाँ वो गाली देकर चला गया अगर उसे चीजें पसंद नहीं आई है। वो एक अलग बात है, किसी को पसंद नहीं आती है। जैसे मेरा क्या फंडा है, अगर मुझे कोई वीडियो पसंद नहीं आती है, मैंने आज तक कोई वीडियो डिसलाइक नहीं करी, और ना ही अगर मुझे कोई पसंद नहीं आती है उसके नीचे मैं कमेंट करता हूं। मैं हमेशा या तो लाइक करता हूं वीडियो को या फिर अप्रिशिएट करने वाला काम करता हूं। तो ये इससे क्या होता है, सामने वाला
मान लीजिए जैसे तैसे कर कोई काम कर रहा है तो आप लोग उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट करो, ठीक है। एक तरीके से गाली देना, एक तो आप लोगों के अंदर की नेगेटिविटी निकल कर बाहर आती है, उस तरीके से सामने वाले का माहौल एक नेगेटिव करती है, तो वो सारी चीजें सही नहीं होती है। तो एक तरीके से उनके लिए भी नया चैलेंज है, जो अभी नए नए टीचर आ रहे हैं, आप लोग ये समझिए वो कैसे तैसे कर जो मोबाइल भी नहीं चलाना जानते हैं, उनको बोल दिया गया कि आप लोग टोटल इंटरनेट यूज करो। तो एक नया चैलेंज आप लोगों को यहाँ पर उनके लिए देखने को मिलेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम एक नई निकल कर आ रही है, तो उसको कैसे टैकल करना है। तो हेल्थ क्राइसिस नहीं है, ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। इतनी बातें थी नहीं आर्टिकल में जितनी वैसे मैंने आप लोगों को बता दी। ये सारे एक्स्ट्रा पॉइंट है जो कि हम लोगों ने पास्ट में भी डिस्कस किए हैं। तुर्की के बारे में डिस्कस कर रहे हैं यहां पर, एक पर्टिकुलर चर्च जिसको मस्जिद में कन्वर्ट किया गया। तो एक हल्का सा इसके बारे में ओवरव्यू मैं आप लोगों को दूंगा, तो हल्का सा पता होना चाहिए इसके बारे में। कम्युनिटी किचन के बारे में बात करें, एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है यहां पर, एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन बताया गया प्रॉब्लम्स का, तो इसके ऊपर हम लोग यहां पर नजर डालेंगे। ये है कार्टून और ये है डेटा पॉइंट, इसको भी हम लोग देखेंगे क्या क्या कंडीशन है। ये है हमारी कंट्री में टेंपल मैनेजमेंट के बारे में। हमारी कंट्री में अगर साउथ इंडिया में आप लोग जाएंगे तो केरला में एक टेंपल है जिसका नाम है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। तो वो जो टेम्पल है यहाँ पर ये बोला गया कि जो उसको एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेट करने वाले लोग हैं, ठीक है, वो रॉयल फैमिली है, उनको उसका एडमिनिस्ट्रेट करने का एक तरीके से राइट दे दिया जाए। पर लेकिन ये सारी चीजें जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी में आती हैं, यानी कि कोई भी वहां पर जा सकता है उस टेम्पल में। इसका मतलब ये नहीं कि वो जो मंदिर है यहाँ पर वो मंदिर कंप्लीटली किसी पर्टिकुलर पर्सन के कंट्रोल में आ गया है, क्योंकि आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में एक संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके हिसाब से सारी चीजें चलती हैं। और हमारे संविधान के अंदर जब आप लोग जाओगे तो संविधान में पार्ट 3 में आप लोगों को ये फंडामेंटल राइट देखने को मिलते हैं, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। और इसी के बीच में ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं, यहां पर राइट टू रिलीजन के बारे में बात की जाती है। तो राइट टू रिलीजन किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल के अंदर आता है, ठीक है, तो ये आप लोगों को बताना है। तो हमारे संविधान में इसके बारे में प्रॉपर प्रोविजन कर रखा है, तो इस तरीके से इसके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। इसके ऊपर मैंने पॉलिटी में लेक्चर बना रखे हैं डिटेल में, तो सारे लेक्चर आप लोग देख सकते हैं। लगभग 190 के करीब मैंने लेक्चर ले रखे हैं, पूरी पॉलिटी आप लोगों की कवर कर रखी है, तो उसको सर्च कर लीजिएगा। सर्च करने की भी जरूरत नहीं है, वीडियो के नीचे भी मैं लिंक प्रोवाइड कराता हूं इन सब प्लेलिस्ट का, ताकि आप लोग आसानी से देख सकें। जो नए बच्चे होते हैं, जो न्यू मेंबर होते हैं, वो देख सकते हैं। तो अपना न्यू मेंबर लिख दिया कीजिए, ताकि अगर ऐसी कोई चीजें हैं तो मैं आगे भी आप लोगों के लिए अपडेट देता रहूं, ठीक है। तो इस तरीके से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बस चीजें अच्छे से आप लोग अटेम्प्ट करते रहिए। ये है आज का कार्टून। आप लोग बताइए आज के कार्टून में क्या शो करने की कोशिश की जा रही है। एक साइड में बीजेपी, एक साइड में कांग्रेस है, और यहाँ पर न्यू पार्टी की बात की जा रही है, और बीच में ये पर्सनैलिटी कौन है जो कि यहाँ पर इस तरह की कंडीशन बनी हुई है, तो ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट जो यहाँ पर बात की जा रही है, ये बात की जा रही है डोनाल्ड ट्रंप का, जो भी वीजा जो पैटर्न उनका चला हुआ रहा था, तो वीजा पे उन्होंने यू टर्न मार लिया। देखिए डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कोई स्टूडेंट इनकी कंट्री में ना आए, बस कैश फ्लो इनकी कंट्री में होता रहे। तो ऐसे ऐसे स्टेप इनके द्वारा उठाए जा रहे हैं। कई बार वीजा को लेकर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वीजा को लेकर कई बार ये कह रहे हैं कि वीजा अलाउड नहीं किया जाएगा। कई बार इनको लग रहा है कि सही चीजें हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा इंसान मुझे लगता है इस धरती पर जिसको डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सा सोचना चाहिए। ये इंसान ऐसा है कि ये डिसीजन लेने के बाद में सोचता है, उसके बाद में कहता है कि यार ये तो गलत हो गया। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है क्या है, मैंने ट्विटर पर देखा, जैसे इस पर्सन को मैं ट्विटर पर फॉलो करता हूं जितने ट्वीट ये करता है ना, शायद ही कोई पर्सन ट्वीट करता होगा। नहाता खाता पीता सोता, मुझे लगता है कि मरते मरते भी ट्वीट कर देगा कि ऑल इज वेल आई एम गोइंग। तो ऐसी हरकतें ये करता हुआ इंसान नजर आता है। तो काफी टफ तरीके से डिसीजन लेता है, काफी एक तरीके से उन्हें कहते हैं कि एक पढ़ा लिखा इंसान जैसे कि एक समझदार इंसान और एक कंट्री का लीडर, वो भी एक इतनी बड़ी पावरफुल कंट्री का लीडर, ऐसे डिसीजन लेता है तो सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि लोग जो है वो किस तरीके की चीजों को लेकर चल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा पैटर्न जो है इनको अपना सुधारना चाहिए। बाकी देखते हैं अभी इलेक्शन में क्या होने वाला है, जो कि नवंबर के महीने में अभी यहाँ पर होने वाले हैं। आइए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। यहाँ पर ये बात कर रहे हैं मोब के बारे में। आप लोगों ने सुना होगा मोब लिंचिंग एक शब्द। मोब लिंचिंग का मतलब क्या होता है, मोब का मतलब होता है भीड़, यानी कि जब बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, भीड़ को मोब बोलते हैं। और लिंचिंग का मतलब होता है वध करना, यानी कि जब एक भीड़ मिलकर किसी पर्टिकुलर पर्सन को मार देती है तो उसको आप लोग मोब लिंचिंग का नाम दे देते हैं। तो ये जो मोब लिंचिंग है अगर किसी कंट्री में देखने को मिलने लगती है तो फिर ये बड़ा ही नेगेटिव इंपैक्ट उस कंट्री में डाल देती है। इसका मतलब ये कि जुडिशरी का कोई अस्तित्व नहीं रह गया। अगर जनता को लग रहा है कि ये गलत कर रहा है पर्सन, तो उसको पकड़कर मार डालो। तो उसको पकड़कर मार डालना उनका सॉल्यूशन हो जाता है। उनको लगता है कि जुडिशरी कुछ नहीं करेगी, हम ही इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, तो इसको बोलते हैं मोब लिंचिंग। तो मोब लिंचिंग जो है यहां पर ये अभी जो देखने को मिलती है, पहले भी कई सारे एरिया में देखने को मिली और फिर से अभी इंसिडेंट निकल कर आए, तो इसलिए यहां पर ये आर्टिकल है। तो इस आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। अभी रिसेंटली 3 लोगों की लिंचिंग यहां पर की गई, यानी कि उनका वध किया गया। ये माना गया कि वो कैटल चोर थे, यानी कि जो बेसिकली यहां पर जो जानवर है उनको चोरी करते थे, और ये बांग्लादेश के लोग थे। नॉर्मली बांग्लादेश में माना जाता है कि काफी इलीगल तरीके से हमारी कंट्री से जानवर वगैरह चुरा कर ले जाए जाते हैं, लाए और ले जाए जाते हैं। ये कंडीशन देखने को मिली। तो ये पूरी दुर्घटना जो निकल कर आई, ये आसाम का जो करीमगंज डिस्ट्रिक्ट है वहां से देखने को मिली 18 जुलाई को। तो ये ऐसा नहीं है कि पहला इंसिडेंट था, इससे पहले भी यहां पर एक 43 साल का जो बंदा था यहां पर बांग्लादेशी, उसको मारा गया। और यहां पर
पर ये जो इसको मारा गया, इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उसे 3 किलोमीटर की दूरी पर ये 1 जून को इंसिडेंट देखने को मिला। तो ये रिपीटेडली यहां पर देखने को मिलता है। तो इससे क्या पता चलता है? एक तो ये पता चलता है कि रूल ऑफ लॉ जो है, यानी कि जो भी हमारी कंट्री में जो रूल और रेगुलेशन बना रखे हैं उनको कोई फॉलो नहीं कर रहा है और लॉलेसनेस कंडीशन होती जा रही है। यानी कि एक तरीके से अपने ही हाथ में एक तरीके से समझ रहे हैं कि हम ही यहां पर रूल करने वाले लोग हैं। तो एक तरीके से ये बिल्कुल गलत डायरेक्शन में चीजें चलती हुई नजर आ रही हैं। अगर अपनी कंट्री में हम लोग बात करें एनसीआरबी के बारे में, इसको बोलते हैं नेशनल क्राइम ऑफ रिकॉर्ड ब्यूरो। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारी कंट्री में क्रिमिनल एक्टिविटी होती है उनका खाका तैयार करती है, उनका लेखा जोखा रखती है। तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं। प्रीलिम्स में आप लोगों से कई बार या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन जाते हैं हर एक एग्जाम में। प्रीलिम्स बोलता हूं इसका मतलब ये नहीं है कि यूपीएससी के लिए बात करूं, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, जिस भी एग्जाम के आप लोग तैयारी करें क्वेश्चन बन सकते हैं। नेशनल क्राइम ऑफ रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में बात करते हैं। एनसीआरबी को इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ये एक हमारी कंट्री में ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काम करती है डेटा को एनालिसिस करने का, जहां पर भी जो क्राइम होता है और फिर जनता के सामने रखती है। आखिर क्राइम हम लोग किसको बोलेंगे? हमारी कंट्री में बेसिकली जो रूल और रेगुलेशन बने हुए हैं जैसे कि आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, इसी के साथ में स्पेशल जो यहां पर हमारी कंट्री में और सोशल लॉज हैं उनके हिसाब से अगर कुछ गलत हो रहा है तो इसका मतलब गलत हो रहा है, तो ये इसके हिसाब से डेटा इकट्ठा करती है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में इसको बनाया गया था, इसको 1986 में। बेसिकली मोटो क्या है इसका, जो मोटिव है इसका वो ये है कि इंडियन पुलिस है उसको इंपावर करना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में। यानी कि जो भी ये डेटा इकट्ठा करते हैं इंडियन पुलिस के सामने वो डेटा निकल कर आता है और फिर उसके हिसाब से मान लीजिए किसी पर्टिकुलर राज्य या किसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ गए तो डेटा निकल कर आएगा भैया बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ गए, तो उस एरिया की पुलिस को थोड़ा सा सतर्क होना पड़ेगा। तो ये काम यहां पर करने का काम करती है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, कौन से मंत्रालय के अंदर में आती है? तो ये होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। और होम मिनिस्टर कौन है ये तो आप लोगों को पता ही होगा, अगर ये भी नहीं पता है तो फिर कुछ नहीं पता है, ठीक है। बताइए कौन है होम मिनिस्टर? यहां पर अगर बात करें तो 3 रिपोर्ट है काफी इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इनके बारे में याद रखिएगा। 3 रिपोर्ट इसके द्वारा एनुअली प्रस्तुत की जाती है। हालांकि अभी जो रिपोर्ट थी वो रोक ली गई थी क्योंकि क्राइम एक्टिविटी काफी ज्यादा हमारी कंट्री में देखने को मिली थी। पहली बात करती है यहां पर क्राइम इन इंडिया, यानी कि इंडिया में क्राइम किस लेवल पर हो रहे हैं। दूसरी बात करती है यहां पर एक्सीडेंटल डेथ और सुसाइड, यानी कि डेथ हो रही है एक्सीडेंट की वजह से और सुसाइड जो कर रहे हैं वो सारा डेटा यहां पर इकट्ठा करती है। जेल के अंदर में क्या स्टैटिस्टिक्स है, यानी कि एक तरीके से जेल के अंदर में जो लोगों की हालत है वो कैसी है, कितने लोगों की जान जा रही है, कितनी संख्या है जेल के अंदर में, तो ये 3 डेटा परमानेंट यहां पर ये तैयार करती है। डायरेक्टर कौन है ये आप लोगों को बताना है बेसिकली इसके बारे में। तो ये है आज का जो बेसिकली आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, तो पूरी इंफॉर्मेशन इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब बात करता हूं क्या बात की जा रही है। इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेटा रिलीज किया गया 2017 में और बताया गया कि जो आसाम है वहां पर हाईएस्ट क्राइम रेट आप लोगों को देखने को मिलेगा कंट्री में। तो यहां पर ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। 143 के करीब रजिस्टर क्राइम किए जाते हैं पर लाख पॉपुलेशन में, यानी कि अगर 1 लाख पॉपुलेशन है उस पर्टिकुलर एरिया में तो 143 के करीब यहां पर क्राइम रजिस्टर किए जाते हैं उन लोगों के चलते यहां पर। तो एक अच्छा लेवल आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। और मैक्सिमम जो क्राइम देखने को मिलते हैं वो एक तो मान लीजिए जैसे गाय का मांस वगैरह बेचा जा रहा है उसके बारे में बात करते हैं। बच्चों को उठाकर लेकर चले गए, साउथ इंडिया में तमिलनाडु में केरला में ऐसे बहुत सारे केस निकल कर आए कि बच्चा चोर के नाम पर लोगों को मारा गया। इवन एक ऐसी औरत थी जो बच्चे से पूछ रही थी उसको चॉकलेट देते हुए कि बेटा ये रास्ता कहां जाएगा, इस रास्ते के बारे में मुझे बता दो। कई सारे लोग जो ऐसे होते हैं वो दरिया दिली वाले, तो बेचारी ने चॉकलेट दी तो उस औरत को पकड़कर मारा गया कि वो तो बच्चा चोरी करने आई थी। और ये सारी चीजें कहां से होती हैं? सोशल मीडिया, व्हाट्सएप एक यूनिवर्सिटी बन चुकी है आज के डेट में, जिसपे फेक न्यूज जो है वो काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कोई भी चीज शेयर करनी है तो आप लोग उसके बारे में एक बार सोचिए कि क्या जो चीज आप लोग शेयर कर रहे हैं वो चीज सही है। अगर सही है तो शेयर कीजिए, अगर सही नहीं है तो शेयर मत कीजिए। अगर वो चीज आप लोगों को दिल से अच्छी लगती है, शेयर करने लायक है, तो शेयर जरूर कीजिए। इवन मेरी वीडियो भी अगर आप लोगों को लगता है ना कि शेयर करने लायक नहीं है, ये नेगेटिव इंपैक्ट डालेगी, तो बिल्कुल भी शेयर नहीं करना है और इवन डिसलाइक कर आप लोगों को जाना है। तो ये किसी के बोलने पर भी आप लोग काम नहीं करना है। अपने दिमाग से सोचिए क्या सही है क्या गलत है। कम से कम इतना तो आप लोगों को पता होना चाहिए, इतनी आप लोगों की सोचने की क्षमता होनी चाहिए कि हाँ ये सही हो रहा है ये गलत हो रहा है। तो किसी के बोलने से कोई भी काम आप लोगों को नहीं करना है। जो भी आप लोगों को स्टेप उठाने हैं वो अपने हिसाब से आप लोगों को स्टेप उठाने हैं, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहां पर अभी इस डेटा के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो एनसीआरबी के बारे में बात करते हैं। तो ये कलेक्ट नहीं, इसने जो डेटा कलेक्ट करने की बात की है तो इसने कलेक्ट किया था डेटा ये यहां पर मॉब लिंचिंग के बारे में भी 2017 में भी, पर लेकिन वो जो डेटा था ना वो पब्लिश ही नहीं किया गया। वो जो डेटा था वो पब्लिश ही नहीं किया गया। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इतना बड़ा डेटा हो जाता है कई बार, ये अगर पब्लिश किया जाता तो लोग जो है वो फ्रस्ट्रेट होते हुए आप लोगों को नजर आते
और इरिटेट होते हुए नजर आते हैं कि ये चल क्या रहा है कंट्री के अंदर में। तो सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिल जाती है कई बार। अगर बात करें यहां पर नेक्स्ट आप लोगों के सामने बात की जा रही है मोहन भागवत जी के बारे में, जो कि आरएसएस के चीफ माने जाते हैं। क्या चीफ हैं। इनके द्वारा यहां पर ये बोला गया लिंचिंग का नाम लेकर हमारी कंट्री को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि हमारी कंट्री में लिंचिंग जैसी कंडीशन जो है ये एक तरीके से हमारी कंट्री के साथ में इस नाम को जोड़ा जा रहा है। देखिए नाम चाहे आप लोग लिंचिंग यूज कर लीजिए, चाहे कोई और वर्ड यूज कर लीजिए, पर लेकिन लोगों की जान जा रही है ना गलत तरीके से, काउ प्रोटेक्शन के नाम पर। इसी के साथ में जो एक तरीके से जो बॉर्डर का क्रॉस मूवमेंट देखने को मिलता है रिलीजियस इशू के नाम पर। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल लीडर हैं उन्हीं की ये एक तरीके से उन्हीं के द्वारा इसको तूल दी हुई होती है, तभी ये चीजें आगे बढ़ पाती हैं। अगर पॉलिटिकल लीडर ऐसा न करें तो ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं जो सिचुएशन है ये पॉलिटिकल लीडर की वजह से यहां पर तैयार होती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो अपनी रोटियां सेकते हैं इसके ऊपर। अगर ऐसी हरकतें नहीं हो तो सारी चीजें नॉर्मल चलती हुई नजर आए। तो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए मॉब लिंचिंग जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए, कोई जगह नहीं है उनके लिए, पर लेकिन फिर भी सोसाइटी में देखने को मिलती है और उस लोगों के लिए ज्यादा होती है जो कि एक वनरेबल ग्रुप है, यानी कि जो गरीब तबका है सोसाइटी का उसी को तो मारा जाएगा। कोई अंबानी के बेटे को हाथ लगा के दिखाए, जरा सी देर में दुनिया इधर की इधर हो जाएगी, तो मारा किसको जाएगा? रिक्शा वाले को मार दिया, किसी गरीब तबके को मार दिया। अभी आप लोगों ने देखा होगा साउथ इंडिया में उनकी जमीन छीनने की कोशिश की जा रही थी तो वहां पर मारा गया, पेस्टिसाइड खा लिया उन्होंने, जो मैंने ट्विटर पर भी आप लोगों से इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। तो वो पिक्चर जो दिखा रखी है वहां पर क्या दिखाया गया, तो वो कंडीशन आप लोग देखते हैं वहां पर। तो ये सिचुएशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। और हाँ, ट्विटर से याद आया, कल एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों से ट्विटर पर पूछा था कि इस कार को यहां से निकालना है अंदर से, ठीक है। तो वहां पर मैंने आप लोगों को ऑप्शन दिए थे कि ए बी सी या फिर डी, तो बहुत सारे बच्चों के द्वारा उसका आंसर दिया गया। तो देखिए इस तरीके जो क्वेश्चन होते हैं ना, सबसे इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या होती है? आप लोग जहां पर वो चीज रखी हुई है वहां से अपोजिट चलना स्टार्ट कर दो, ठीक है, तो एग्जैक्टली आप लोग डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे। तो अगर इधर से चलोगे तो आप लोगों को टाइम लग जाएगा। इस तरीके क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं रीजनिंग के आप लोग के, तो वो आप लोग को ये चेक करने के लिए आते हैं कि आप लोग कैसे सोल्व करना जानते हैं। ऐसे नहीं है कि आप लोग सोल्व कर लें 5 मिनट में। क्वेश्चन तो है वो 10 मिनट टोटल मिलाकर 5 या 10 सेकंड का, और आप लोग उसको सोल्व करने में ले रहे हैं 5 मिनट। तो यही पर्पज रहता है एग्जामिनर का कि क्या ये बंदा वो ट्रिक जानता है या नहीं जानता है। तो उसका बेसिक पर्पज रहता है कि ज्यादा से ज्यादा टाइम लगाना, ताकि बच्चा इसमें ज्यादा टाइम लगाए और बाद में उसको आगे चीजों को सोल्व न कर पाए। तो ये यहाँ पे उसका पर्पज देखने को मिलता है। तो कंडीशन क्या आती है यहां पर निकलकर? कंडीशन सीधी यहां पर ये निकल के आती है कि आप लोग कितने अच्छे से इस चीजों को कर पा रहे हो। तो इस तरीके से सिचुएशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। तो अगर कहीं पर लिंचिंग आप लोगों को देखने को मिल रही है, किसी की हत्या की जा रही है, तो इसका मतलब यह है कि डीरेलमेंट हो गया है, यानी कि जो गवर्नेंस है यहां पर जो एक तरीके से वो एक तरीके से अपना काम नहीं कर रही है, पटरी से नीचे उतर गई है, और जो रूल और रेगुलेशन है उनको इन्फोर्स नहीं किया जा रहा है, यानी कि वो बिल्कुल यहां पर बर्बाद हो चुके हैं। तो उनका फेलियर यहां पर देखने को मिलता है। और अभी यहां पर जो हम लोगों ने देखा जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग होती है, जैसे अभी विकास दुबे की हत्या की गई यहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर में, तमिलनाडु में भी यहां पर 2 लोगों की जान ले ली गई, बेसिकली जेल के अंदर उनको ले जाकर पीटा गया बुरी तरीके से। तो ये जो इस तरीके की जो एक्टिविटी होती है ये भी एक तरीके से लिंचिंग की कैटेगरी में ही इनको आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि जो लिंचिंग करने वाले लोगों का माइंडसेट होता है वो यहां पर सेम माइंडसेट आप लोगों को इन पुलिस पर्सन का देखने को मिलेगा। तो इसीलिए कई बार ये रिकमेंड किया जाता है, अगर किसी की पुलिस के द्वारा इस तरीके से हत्या की जाती है तो उसको भी फांसी की सजा दो, यही उसका तरीका है, उसका सोल्यूशन निकाला जाए। क्योंकि एक तरीके से बेगुनाह लोगों की भी जान यहां पर जाती है, बिना जुडिशरी का सहारा लिए हुए उसको अपने आप न्याय देना, तो ये हमारे संविधान में कहीं भी ऐसी चीजें मेंशन नहीं है और वो बिल्कुल भी इसको सपोर्ट नहीं करता है। तो मॉब लिंचिंग जो है कंट्री को भी डिफेम कर रही है, हमारी कंट्री की जो एक तरीके से इमेज है ऑल ओवर वर्ल्ड में वो भी यहां पर खराब हो रही है। तो इस तरीके से यहां पर इंटरवेंशन होना चाहिए, प्रॉपर पुलिस गाइडलाइन के थ्रू काम होना चाहिए, और पुलिस को भी प्रॉपर ट्रेन यहां पर होना चाहिए। इसके लिए पॉलिटिकल लीडर को भी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। अपनी रोटियां सेकने के लिए वोट बैंक के नाम पर इस तरीके से लोगों को नहीं लड़ाना चाहिए, रिलीजन के नाम पर, कास्ट के नाम पर, रीजन के नाम पर, लैंग्वेज के नाम पर। तो वो ऐसी हरकतें करते हुए नजर आते हैं, तो उनको भी ये सारी चीजें शोभा नहीं देता। तो ये भी यहां पर बताने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो ये सारी बातें इसके बारे में जो एक हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। आइए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलता हूं। यह आर्टिकल काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, इसके बारे में कई सारी चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी। बात की जा रही है, एक प्रोजेक्ट है यहां पर जिसमें ट्रेन को प्राइवेटाइज करने की बात की जा रही है, यानी कि जो रेल है वो प्राइवेट के हाथ में चली जाएगी। तो यहां पर यह बात की जा रही है ये प्राइवेट के हाथ में चली जाए तो एक तरीके से कहीं ना कहीं जो कॉमन मैन है एक तरीके से उनके ट्रेवल की फैसिलिटी से डिप्राइव उनको किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे ही प्राइवेट के हाथ में जाएगी तो इनका फेयर है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, प्राइस बढ़ता हुआ आप लोगों को नजर आएगा, और भी कई सारी चीजें भी यहां पर देखने को मिलेगी। तो यहां पर जो बोला जा रहा है वो ये बोला जा रहा है कि प्रॉफिट के नाम पर, और इसी के साथ में आप लोगों को
इन्वेस्टमेंट या मार्केट बेस्ड इन्वेस्टमेंट के नाम पर फोकस नहीं देना चाहिए ओनली, क्योंकि जो हमारी कंट्री में जो रेलवे है वो ओनली इसके लिए नहीं है। हमारी कंट्री में रेलवे जो है सोसाइटी के ऊपर भी फैक्टर डालने वाली चीज है, क्योंकि हमारी कंट्री में जो रेल में ट्रेवल करते हैं लोग, कई बार इतने लोग होते हैं कि किसी कंट्री की तो इतनी पॉपुलेशन नहीं है जितने हमारी कंट्री में रेल में ट्रेवल करते हैं लोग। तो इसलिए कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करने से पहले गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। तो जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है उसमें बस प्रॉफिट और मार्केट बेस्ड चीजें नहीं देखनी चाहिए। इसके बारे में थोड़ा सा बात करता हूं। आप लोगों को एक बात पता है, अगर कोई भी कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर का कोई बंदा हो, चाहे वो हेल्थ में इन्वेस्टमेंट करें, चाहे वो एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करें, चाहे वो किसी दूसरी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करें, उसका पूरा सोल मोटिव जो रहता है वो रहता है प्रॉफिट, यानी कि उसको फायदा होना चाहिए। अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है हेल्थ में तो वो ये नहीं देखेगा गरीब तबका है सोसाइटी का कि इसको थोड़ी छूट दे दी जाए, बेचारे को कुछ यहां पर परिवार इतना अच्छा नहीं है, उसको प्रॉफिट से मतलब है भले ही सामने वाले की फैमिली का कोई मेंबर बन जाए। एजुकेशन के बारे में, जो यहां पर एजुकेशन को बिजनेस बना रहे हैं उनको आप लोगों को देखने को मिलेगा, उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि सामने वाला बच्चा जो है वो फीस पे करने में सक्षम है या फिर नहीं है। वो क्या करते हैं, बस उनका बेसिक फायदा रहता है कि उनको फीस पूरी मिलनी चाहिए और उसका प्रॉफिट। और कई बार तो फीस लेने के बाद भी सिलेबस कंप्लीट नहीं कराते हैं, और कई बार ऐसी चीजें भी आज के डेट में देखने को मिल रही है, जैसा मैं भी ऑनलाइन चीजें आप लोगों की आज के डेट में देख रहा हूं। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनसे एसएससी का एग्जाम तक कभी क्लियर नहीं हुआ है, और वो क्या कर रहे हैं, वो यूपीएससी की चीजें पढ़ा रहे हैं। ये चीजें भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि कहने का मतलब यहां पर ये कि क्वालिटी नहीं देखने को मिल रही है, बस दिख रहा है कि एक तरीके से नई नई मार्केट आ रही है तो बस घुस जाओ किसी तरीके से और वहां पर काम करना स्टार्ट करो। तो कहीं पर भी कोई भी आप लोग कोर्स लेते हैं तो थोड़ा सा उसके बारे में जानिए बूझिए। हालांकि मैं तो आप लोगों को ये बोलूंगा, इतनी सारी चीजें आज के दिन में ऑनलाइन है ना, अगर आप लोग सर्च करेंगे तो आसानी से बैठकर आप लोग बिना कहीं पर कुछ चीजें खरीदे हुए भी अपनी पूरी स्टडी कर सकते हैं। बस थोड़ा सा पेशेंस आप लोग यहां पर रखना पड़ेगा। तो ये चीजें आप लोग थोड़ा सा देखिए, कहीं पर भी जाके वैसे पैसे बर्बाद मत करिए। आप लोगों के पेरेंट्स की कमाई है, बड़ी मेहनत की कमाई है, तो थोड़ा सा देख कर सोच समझ कर आप लोग कोई भी डिसीजन लीजिए। अगर कोई भी कोर्स कहीं पर भी लेना है तो पहले पूछ लीजिए, कंफर्म कर लीजिए किसी ने अगर वो कोर्स ले रखा है, देखिए कैसे कैसे टीचर हैं, आप लोगों को क्या चाहिए, आप लोगों के सब्जेक्ट जो अच्छे नहीं है क्या उसके हिसाब से अप टू द मार्क चीजें हैं, तो तभी जाकर चीजें आप लोग को आगे लेनी है। ठीक है, तो इस तरीके से एक तरीके से झांसे में नहीं आना है, वरना एडवर्टीजमेंट बहुत लार्ज स्केल पर लोगों के द्वारा किए जाते हैं, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, तो थोड़ा सा चीजों को चेक कर ही आप लोग को आगे बढ़ना है। ठीक है, तो वही बातें हैं, वहां पर वो भी प्रॉफिट के बारे में काम कर रहे हैं, प्रॉफिट के अलावा उनको कुछ नहीं दिखता है। तो इस तरीके से आज की डेट में अगर रेलवे में भी आप लोग इसको प्राइवेटाइज करने की कोशिश करोगे तो फिर जो प्राइवेट करने वाले जो लोग होंगे, जो यहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वो प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे, वो यहां पर जो फेयर बढ़ाते हुए नजर आएंगे, किराया बढ़ाते हुए नजर आएंगे। तो इससे जो नॉर्मल जनता है, जो बिना किराए के भी ट्रेवल करने वाले लोग हैं, तो इस तरीके से जो एक एक दो दो रुपए में जिनका काम चलता है, मुश्किल से जैसे तैसे कर इधर से उधर जाते हैं, मान लीजिए कोई दिल्ली से बिहार आ रहा है या फिर दिल्ली से उत्तर प्रदेश जा रहा है या फिर किसी और राज्य में जा रहा है, तो उन लोगों के बारे में भी आप लोगों को सोचना है। तो बहुत सारे लोगों के लिए यहां पर ये एक बहुत टिकाऊ साधन है, जिसको प्राइवेटाइज के हाथ में देकर आप लोग काफी चीजें यहां पर बर्बाद कर सकते हैं। थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में क्या बात की जा रही है। रेलवे को हमारी कंट्री में लाइफलाइन बोला जा रहा है, लाइफलाइन ऑफ इंडिया। एक वास्ट नेटवर्क आप लोगों को देखने को मिलता है, लेंथ और ब्रेथ जो आप लोग देखेंगे हमारी कंट्री में फैला हुआ है। ट्रांसपोर्ट जो है यहां पर ये एक तरीके से ये सोशल वेलफेयर का भी काम करता है। ट्रांसपोर्ट तो अपनी जगह है पर लेकिन सोशल वेलफेयर का भी यहां पर काम करता है, लोगों को जिस तरीके से यहां पर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता है इतनी कम कॉस्ट के अंदर में। ठीक है, तो कॉस्ट जो होनी चाहिए वो हमेशा रीजनेबल होनी चाहिए, चाहे एजुकेशन की बात कर लीजिए, चाहे हेल्थ की बात लीजिए, तो एक तरीके से इतना होना चाहिए ताकि सामने वाला यहां पर अफोर्ड कर सके, उसको प्रॉब्लम न झेलनी पड़े, उसको सोचना ना पड़े कि हां इसके पास में इतना चीजें नहीं हो पाएंगी। तो इस तरीके से जो एडिशन किया जाना चाहिए, हालांकि मोर टेक्नोलॉजी का कोचेज के अंदर भी या फिर और भी फैसिलिटी होनी चाहिए। वेलकम है, चलिए सही है, आप लोग अपग्रेड कीजिए, सही है, प्राइवेटाइज कीजिए, सही है, पर लेकिन चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या लेकर चल रहे हैं आप लोग। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है यहां पर जो रेलवे बोर्ड बोल रहा है, वो बोल रहा है मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे, इसी के साथ में मेंटेनेंस जो होगा वो रिड्यूस होता हुआ नजर आएगा, ट्रांजिट टाइम जो है वो कम देखने को मिलेगा, यानी कि जल्दी से डेस्टिनेशन पर चीजें पहुंचेगी। इसी के साथ में जॉब क्रिएशन होगा, ये भी बोली जा रही है, इसके बारे में बात करूंगा अभी थोड़ा सा आगे भी। ठीक है, इसके बारे में बात की जा रही है। इसी के साथ में जो सेफ्टी और सिक्योरिटी को इनहेंस करने की बात की जा रही है, वर्ल्ड क्लास ट्रेवल एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराएंगे लोगों को। इसी के साथ में रिड्यूस करेंगे डिमांड एंड सप्लाई जो डेफिसिट है पैसेंजर और ट्रेन के बीच में, यानी कि जितनी ट्रेन होनी चाहिए उतनी नहीं है, पैसेंजर ज्यादा देखने को मिलते हैं, इसलिए कई बार दरवाजों पर भी लटके हुए लोग आप लोगों को नजर आएंगे। तो वो सारी चीजें यहां पर साथ में लेने की बात की जा रही है हमारी कंट्री में जो रेलवे बोर्ड है, और इसीलिए हम इसको प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, ये इनके द्वारा बातें बोली जा रही है। बट अगर आप लोग इसको ध्यान से देखोगे और भी कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है। आज की डेट में सारी पावर किसके हाथ में है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में, रेलवे को लेकर। कल को आधी पावर प्राइवेट के हाथ में जाती हुई नजर आएगी, तो वो क्या करेगा, वो अपनी भी चलाएगा, तुम्हारी तो सारी सुनेगा नहीं, तो उस टाइम पर आप लोग क्या करोगे? तो यहां पर सबसे पहली जो बात बोली गई है कि ड्यूअल कंट्रोल हो जाएगा। तो जब दो हाथों में कंट्रोल चला जाता है तो फिर एक बोलेगा दूसरा सुनेगा, क्या चलेगा वो देखना पड़ेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी स्प्लिट हो जाती है। अभी कोई भी कुछ भी होता है
तो गवर्नमेंट की गर्दन पकड़ते हैं सब लोग जाकर कि क्या कर रहे हो, इस तरीके से क्या कंडीशन चल रही है, ये एक्सीडेंट क्या हो गया। उस टाइम पर क्या बोलेंगे, हमारे एरिया का काम नहीं है, प्राइवेट वालों से जाकर बात करो। यानी कि अपना पल्ला झाड़ने वाली भी बात होती है, तो आप लोगों को नजर आएगी। दूसरा, सारा जो एक तरीके से किराए वाला काम है सारा, ये बोल दिया गया है कि उनके हाथ में दे दिया गया है, जो भी यहां पर इन्वेस्टमेंट करने वाला है। यानी कि किराया कितना बढ़ाना है कितना घटाना है, गवर्नमेंट का इसके ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं रहने वाला है। तो कल को अगर किराया बढ़ेगा तो गवर्नमेंट बोल देगी कि हमारे हाथ में ही नहीं है। आज के दिन में तो गवर्नमेंट के ऊपर चिल्लाने लगते हैं सब। तो यहां से भी गवर्नमेंट जो है वो अपना पीछा छुटाने की कोशिश कर रही है, जो कि बहुत एक गलत बात आप लोग बोल सकते हैं। कम से कम कुछ तो इंटरफेयर होना चाहिए, तो ये गलत तरीका है। इसी के साथ में जो कॉमन मैन है, आप लोगों से एक तरीके से उनको डिप्राइव कर रहे हैं, क्योंकि अगर इस तरीके से किराया बढ़ता हुआ नजर आएगा तो लोग जो है वो ट्रेन में ट्रेवल करने से पहले कई बार सोचेंगे। तो ये कंडीशन देखने को मिलेगी। इसी के साथ में कौन मेंटेन करेगा, क्या क्या ऑपरेशन चलेंगे, उनमें भी आप लोगों को कहीं ना कहीं रस्साकसी नजर आएंगी। ये बोलेंगे तुम्हारा एरिया है, वो बोलेंगे मेरा एरिया है। तो ये सिचुएशन समझनी पड़ेगी। यूके और जापान के अंदर जो प्राइवेट है रेलवे, तो वहां पर कंप्लीटली आप लोगों को देखने को मिलेगा नोट पार्शियली, यानी कि ऐसा नहीं कि आधी उनके हाथ में आधी उनके हाथ में। जहां पर दे रखी है उनके हाथ में दो, कंप्लीटली उसको ढंग से काम करने दो, उसमें रस्साकसी मत रखो। या तो उसको गवर्नमेंट के हाथ में रखो या फिर प्राइवेट के हाथ में रखो, और रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दो कि क्या क्या यहां पर होना चाहिए। तो वो चीजें होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन। जो मेमोरेंडम अभी देखने को मिल रहा है रेलवे बोर्ड के द्वारा, जो बातें बोली गई है, इनके द्वारा बोला गया कि जो यहां पर रेलवे क्रू है, यहां पर वो 151 ट्रेन जो है 109 रूट पर, यहां पर उसके चलते यहां पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लेने वाले हैं। यानी कि एक तरीके से लार्ज स्केल पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आने वाला है। पर लेकिन सबसे बड़ी बात पता है क्या है यहां पर, ये ऑल अदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि ट्रैक, उससे रिलेटेड जो स्ट्रक्चर है, स्टेशन के बारे में, सिग्नलिंग के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में, डेली मेंटेनेंस के बारे में, ये सारी जो चीजें हैं, ये जो रेलवेज है वो फुल्ली यहां पर उसकी ये सारी चीजें यूटिलाइज करने वाले हैं जो ट्रेन रन करेगी। यानी कि ये सारी चीजें हैं, ये एक तरीके से उनको वो नहीं कहते, जब आप लोग दुकान पर जाते हैं सामान लेने के लिए, दुकान पर छोड़िए गोलगप्पा जाते हैं तो बोलते हैं उसको एक पपड़ी खिला देना भाई, ठीक है। तो एक तरीके से इनको एक पपड़ी मिल रही है, तो यहां पर इनकी कोई टेंशन ही नहीं है, इनको इन सब चीजों के बारे में फोकस ही नहीं देना है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो प्राइवेटाइज की जो होनी चाहिए, यहां पर इन्वेस्टमेंट की बस बात की जा रही है, ट्रेन को ऑपरेट करने के बारे में, सेफ्टी के बारे में, बाकी जो डे बाय डे की जो चीजें होती हैं उनके बारे में कौन देखेगा, इनके ऊपर फोकस है। बस ओनली कोचेज के बारे में फोकस दिया जा रहा है कि हाँ ये कोच को मेंटेन करके चलेंगे। कोच को मेंटेन करके क्यों चलेंगे, क्योंकि हमारी कंट्री में जो कोच है रेल के, वो बड़े ही डी ग्रेड क्वालिटी के कोच हैं। क्योंकि आज की डेट में ICF डिजाइन 1955 स्विस डिजाइन की बात की जा रही है, उसी के साथ में जो LHB डिजाइन है जर्मन डिजाइन, ये काफी सिक्योरिटी वाले हैं। कल को अगर एक्सीडेंट होता है तो इनके अंदर बैठे हुए जो लोग हैं वो काफी सिक्योर रहते हैं, ठीक है। पर लेकिन हमारी कंट्री में जो ट्रेन है आज के डेट में, वो बाबा आदम के जमाने की ट्रेन है, जिनके जो ट्रेनें अंग्रेजों के द्वारा चलाई गई थी, लगभग उसी पैटर्न में आज तक भी चलती हुई नजर आ रही है। कोई ज्यादा बड़े चेंज हम लोगों ने लाए नहीं है इसके अंदर में। तो इस तरीके से यहां पर बात की जा रही है कि फिक्स तो करो कम से कम रेस्पॉन्सिबिलिटी तो आप लोग ये सारी चीजें जो है कम से कम एक तरीके से वो चीजें जो चल रही है यहां पर, तो उसकी भी होनी चाहिए यहां पर, जो यहां पर उसको यूज करने वाला है, क्योंकि उनको भी पता होना चाहिए सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में। कल को अगर कुछ भी होने लगेगा, कुछ दुर्घटना हो जाती है, तो ये सारा ठेकरा यहां पर गवर्नमेंट के ऊपर फूटेगा और काम कोई और करके जाएगा। तो इस तरीके से वो सारी चीजें आप लोगों को यहां पर देखनी पड़ेगी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है यहां पर स्पीड के बारे में बात की जा रही है। स्पीड को चेंज करने की बात की जा रही है कि लगभग 160 किलोमीटर की रफ्तार से हमारी कंट्री में स्पीड चलेगी, जबकि जो हमारी कंट्री में जो रूट बना रखे हैं ना 160 में ना, वो सारी पटरियां हिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। हमारी कंट्री में जो है यहां पर ये 110 किलोमीटर प्रति स्पीड की मैक्सिमम स्पीड मानी जाती है, परमिट की जाती है 130 तक का, और इसको 160 तक ले जाने की बात करें तो वो रेल के जो बेसिकली ट्रैक आप लोगों ने बिछा रखे हैं वो सारे हिलने स्टार्ट हो जाएंगे यहां पर, ठीक है। अच्छा, ट्रेन को हिंदी में क्या बोलते हैं ये काफी इंटरेस्टिंग है यहां पर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, चलिए पढ़िएगा जाकर, इसको कल मैं आप लोगों को बताता हूं हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है। चलिए बता देता हूं, चलिए आप लोग देखिएगा वैसे पहले एक बार जाकर, ठीक है। फिर काफी इंटरेस्टिंग लगेगा जब आप लोग इसके बारे में सोचेंगे थोड़ा सा जाकर। काफी इंटरेस्टिंग नाम है। इसी के तरीके से ये सारी चीजें जो होती हैं, हिंदी का नाम मैंने आप लोगों से पूछा है बेसिकली। तो 160 किलोमीटर बढ़ाने का मतलब यहाँ पर कि ट्रैक की स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी, आप लोगों को एलिमिनेट करने पड़ेगा जो भी कर्व है, क्योंकि स्पीड में अगर ट्रेन जाएगी तो जो कर्व है वो यहाँ पर एक तरीके से डीरेलमेंट हो सकता है ट्रेन का। लेवल ऑफ क्रॉसिंग जो आप लोगों को देखने को मिलेगी, ब्रिज स्ट्रेंथ करने पड़ेंगे, क्योंकि जो हिल रहे हैं आज के डेट में ऐसा लगता है कि उनके ऊपर से ट्रेन जाए तो यहीं पर ना टूट कर गिर जाए। आप लोगों ने भी कोई ना कोई ऐसा ब्रिज देखा होगा, ऐसा कोई ब्रिज है दिमाग में तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। आप लोगों ने जरूर देखा होगा कोई ना कोई ऐसा ब्रिज जिस पे ट्रेन जाती है, लगता है कि यार ये टूटेगा वो नहीं है मिल्खा सिंह वाली बात, यार ये हवाई जहाज ठोकेगा, ठीक है तो वही कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल जाती है यहाँ पर। तो ये सिचुएशन थोड़ी सी हम लोगों को समझनी पड़ेगी, तभी सिचुएशन सुधरेगी। इसी के साथ में अगर रेलवे बोर्ड के बारे में आप लोग बात करते हैं तो यहाँ पर बात की जा रही है बेसिकली
कि जो ट्रांजिट टाइम है यानी कि एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक पहुंचने का जो टाइम है वो जल्दी होना चाहिए। फास्ट ट्रेन अगर उसी रूट पर चल रही है तो उनको एक तरीके से बाईपास की फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए पैरेलल में। तो ये सारी क्रिटिकल चीजें आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी। तो इनके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं आप लोग ढंग से, ये सारी चीजें कौन लेकर कैसे चलेगा तो वो समझना पड़ेगा। तो यहां पर अगर प्रपोजल की बात करें हम लोग, इट इज सरप्राइजिंग कि नोट करना जो प्रपोजल है रेलवे और जो गवर्नमेंट है यहां पर उनका कोई रोल ही नहीं है यहां पर प्राइस को फिक्स करने में। यानी कि जो पैसेंजर फेयर है जो यहां पर कस्टमर के लिए जो प्राइस रहेगा गवर्नमेंट ने बिल्कुल बोल दिया है कि हाँ भैया तुम ही करो जो करना है, हमारे हाथ में ये कोई चीज नहीं होनी चाहिए। तो ये कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल है क्योंकि वो तो कल को चलकर इसका जो प्राइस है वो उठाकर रख देगा, हवाई जहाज के प्राइस के बराबर में क्या कर लोगे। तो इस तरीके से जो कि जो प्राइवेट वाले होते हैं ना वो हमेशा प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं, आप लोग उनसे सेफ्टी के बारे में बात ही नहीं करें। तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो रन करेगा, स्टाफ कॉस्ट ये सारी चीजें, सेफ्टी इनके बारे में कौन बात करेगा। प्राइवेट इन्वेस्टर जो है यहाँ पर वो एक तरीके से रिजर्वेशन के लिए भी यहाँ पर बाउंड नहीं है फॉलो करने के लिए। आज की डेट में रेलवे में दुनिया भर की जॉब निकलती है, तो आप लोगों को पता है रिजर्वेशन रहता है, इतनी कॉस्ट, इतनी पोस्ट एससी की, इतनी एसटी की और इतनी ओबीसी की, इतनी जनरल की। तो वहां पर रेलवे का जब प्राइवेटाइजेशन होगा तो वहां पर रिजर्वेशन आप लोगों का नहीं चलेगा। तो इससे जो डिप्राइव्ड सेक्शन है सोसाइटी का यानी कि जो गरीब तबका है सोसाइटी का, उनके लिए इंप्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी जो है वो और कम हो जाएगी यहां पर। जबकि रेलवे जो है बहुत बड़ा एक तरीके साधन है हमारी कंट्री में इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने का। इसके बारे में कौन बात करेगा, इसके बारे में भी आप लोग बात करने के लिए तैयार नहीं है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है यहां पर आप लोग सीख सकते हैं कहां से, हैदराबाद का उदाहरण लीजिए ना आप लोग। वहां पर भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ में काम किया जा रहा है। रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो मेंटेन करने की, ऑपरेशन करने की, पैसेंजर एमिनिटीज की, स्टाफ्स की। तो ये सारी चीजें मिलकर काम करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा नहीं है कि सारे यहां पर एक तरीके से डाल दिया गया इनके पास पे। तो एक तरीके से जो जिसको यहां पर ये काम कर रहा है तो उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर ये दी गई है। स्टेट गवर्नमेंट जो है यहां पर लैंड, पावर, परमिशन और लॉज ये सारी ऑर्डर पर फोकस दे रहे हैं। और फेयर डिटर्मिनेशन यानी कि जो यहां पर बोला गया ना फेयर पैसेंजर फिक्स करना, इसमें भी गवर्नमेंट से कंसल्ट करना पड़ेगा उनको। ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके अपने हिसाब से काम कर देंगे। जब स्टेट गवर्नमेंट यहां पर ऐसे स्टेप उठा सकती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने घुटने के टेक रही है प्राइवेट के सामने, क्या उनको नहीं यहां पर इस तरीके से स्टेप यहां पर उठाना चाहिए। तो ये सारी चीजें सोचने वाली हैं यहां पर, जो कि यहां पर सोचना चाहिए। आईआरसीटीसी के बारे में बात करें जिसको आप लोग इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के नाम से जानते हैं, ये हमारी कंट्री में काम करने वाली एक गवर्नमेंट के अंदर एंटिटी है। तो क्यों ना ये ढंग से काम करें। तेजस एक्सप्रेस के बारे में बात की जा रही थी, रनिंग करने का एक्सपीरियंस अच्छा खासा देखने को मिला। तो आप लोग प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को क्यों अंदर लेकर आ रहे हैं, क्यों अपनी ही कंट्री में जो यहां पर गवर्नमेंट एंटिटी है उनको बर्बाद करने पर तुले हुए हो। उनको भी तो कम से कम एक तरीके से चांस दो ना काम करने का, प्राइवेट के अंदर क्यों घुसे जा रहे हो आप लोग। तो इस तरीके से यहां पर समझना पड़ेगा। जो कमांड है वो यूनिटी, अगर एक तरीके से कमांड एक इंसान के हाथ में रहेगी ना वहां पर चीजें अच्छी चलती हैं। अगर लग रहा है कि कई सारे जो लोग हैं अपने अपने आप को सोचते हैं कि हर एक पर्सन प्राइम मिनिस्टर हो गया, तो फिर देखिए कंडीशन मनमोहन सिंह वाली गवर्नमेंट जैसी होती है, जैसी मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी। कहने के लिए प्राइम मिनिस्टर कोई और डिसीजन ले रहा है कोई और, तो वो कंडीशन यहां पर नहीं होना चाहिए। क्योंकि जनता ने आपको वो अथॉरिटी दी है तो आप लोग वो डिसीजन लो, तो वो काफी ज्यादा जरूरी है। तो इस तरीके से मेंटेनेंस, ऑपरेशन, पैसेंजर सर्विस जो है यहां पर ये एक तरीके से कैसे एडमिनिस्ट्रेट करनी है गवर्नमेंट ने यहां पर एक तरीके से, अगर इस तरीके से कंडीशन लेकर चलेगी कि चला कोई और रहा है, तो ये वही बात हो गई किसी को गाड़ी ले जाकर दे दी कि मेरी गाड़ी लेकर चले जाओ, सामने वाले ने गाड़ी ले जाकर ठोक दी, तो पकड़ा कौन जा रहा है, पकड़ा जा रहा है गाड़ी वाला, जबकि गलती कर रहा है कोई और। तो वो कंडीशन नहीं होनी चाहिए ना, वो चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। गवर्नमेंट जो है वो प्रिपेयर रहे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। गवर्नमेंट लाखों का इन्वेस्टमेंट यहां पर कर रही है, अगर वो लाखों का इन्वेस्टमेंट यहां पर प्राइवेट वाले सेक्टर में ले जाकर कर सकती है, तो आईआरसीटीसी वाले में क्यों इन्वेस्टमेंट वो नहीं कर ले रही है। इसमें अपनी खुद की ही कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट वो इतना करें तो अपने ऊपर वो क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसी हैं वो बच्चे जो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं वो सोचते रहते हैं कि सामने वाला ज्यादा पढ़ता है, सामने वाला ज्यादा रिवीजन करता है, सामने वाला ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, सामने वाले में ज्यादा बुद्धि है। तो जो इंसान ऐसा सोचते हैं ना वो कभी भी कोई एग्जाम क्लियर नहीं करते हैं, उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। वही काम यहां पर गवर्नमेंट करती हुई नजर आ रही है। तो नए प्रोजेक्ट के लिए यहां पर वो अपने ही ऊपर फोकस न करके बाहर देख रही है कि बाहर वाला क्या कर रहा है। तो प्रोजेक्ट जो प्राइवेटाइजेशन की बात की जा रही है, जो रिजल्ट है वो कॉमन मैन को एक तो ट्रेवल फैसिलिटी से डिप्राइव करता हुआ नजर आएगा, और ये सारी चीजें प्रॉफिट के बेस पर चलेंगी। फिर अगर उनका प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर कोई ऐसा काम करेंगे जैसे दिल्ली में आप लोगों ने सुना होगा जो एयरपोर्ट वाली लाइन थी ना, वो पहले रिलायंस इंडस्ट्री चलाया करती थी, पर लेकिन उनको प्रॉफिट नहीं दिखा तो छोड़कर भागे बीच में। अब वहां पर उसको आराम से यहां पर जो एक तरीके से मेट्रो वाले खुद उसको हैंडल कर रहे हैं गवर्नमेंट, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, वो इस तरीके से यहां पर अपना पीछा छुड़ाकर भाग गए, प्रॉफिट नहीं हो रहा था। तो कल को अगर इनको इसमें भी प्रॉफिट नहीं लगा तो फिर यही कंडीशन देखने को मिलेगी। तो वो प्रॉफिट करने के लिए, प्रॉफिट लेने के लिए हर हद तक जाते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। तो क्या आप लोगों को लगता है कि ये चीजें सही हैं, तो उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि किस डायरेक्शन में हम लोग चीजों को लेकर जा रहे हैं। तो ये बातें यहां पर समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है।
नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर कम्युनिटी किचन के बारे में बात की जा रही है, तो काफी एक अच्छा उदाहरण यहाँ पर दे सकते हैं। खासकर ये कम्युनिटी जो किचन है वहां पर ये माइग्रेंट वर्कर के लिए क्रिएट जॉब कर सकती है इसी के साथ में, और इस तरीके से फिजिकल रिसोर्स में भी हेल्प कर सकती हैं। यानी कि माइग्रेंट जो वर्कर है उनके लिए खाने की फैसिलिटी, जॉब क्रिएट करने का काम करेगी और हमारा पैसा भी बचाएगी। तो 3 मुद्दे पर फोकस करिए कम्युनिटी किचन। अभी समझ लेते हैं क्यों ऐसा बोला गया है। यहाँ पर हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा एक स्कीम चलाई गई थी, इसको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना बोला गया। तो ये जो स्कीम थी इसमें बोला गया 5 किलोग्राम गेहूं, इसी के साथ में 1 किलोग्राम चना मंथली प्रोवाइड कराए जाएंगे, और ये लगभग 80 मिलियन लोगों तक चीजें पहुंचने वाली है। यानी कि वन नेशन वन राशन की जो बात की जा रही है उसके चलते ये स्कीम इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। तो सब्सिडी पर यहां पर चीजें मिल रही हैं, यानी कि कुछ कम प्राइस पर चीजें मिल रही हैं माइग्रेंट वर्कर को। तो ये जो माइग्रेंट वर्कर हैं उनको आप लोग इस तरीके से चीजें दे रहे हो, उसको आप लोगों ने गेहूं दे दिया, चना दे दिया। आप लोग ये समझिए अगर कोई माइग्रेंट वर्कर है वो कैसे रहता है। जैसे आप लोग जब कहीं पढ़ाई करने जाते हैं तो बाहर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो रूम लेकर आप लोग रहते हैं पढ़ाई करने के लिए, कहीं जॉब मिल गई तो जॉब कर रहे हैं, अपना रूम लेकर रह रहे हैं वहां पर। तो आप लोग कैसे करते हैं काम? माइग्रेंट वर्कर जो है उनके साथ में उनकी फैमिली नहीं होती है, मैक्सिमम टाइम कई बार आप लोग को अकेले देखने को मिलते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि वो अपना खाना खुद नहीं पकाते हैं वहां पर, ठीक है। तो वो एक तरीके से खाना खाने के लिए कहां जाएंगे? रोड साइड किसी ढाबे पर या किसी वेंडर के पास में जाएंगे, वहां से खाना लेकर अपना लेकर आएंगे। तो उनके पास में कोई कुकिंग की अरेंजमेंट नहीं है, कोई फ्यूल नहीं है। इस तरीके से अगर आप लोग उनको ये सब चीजें देते हैं तो ये कुछ काम की नहीं है उनको। वो क्या करेंगे? मार्केट में ले जाकर बेचेंगे इसको और फिर वहां से अपना कुछ जुगाड़ देखेंगे। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन निकालना चाहिए? एक तो आप लोगों को यहां पर फोकस देना चाहिए, उसके बारे में बात की जा रही है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के बारे में। 10 राज्य ऐसे हैं जहां पर कम्युनिटी किचन देखने को मिलती है। कम्युनिटी किचन का उदाहरण आप लोगों के सामने है, जैसे अम्मा कैंटीन है तमिलनाडु के अंदर में, सस्ता खाना प्रोवाइड कराती है। इसी के साथ में यहां पर इंदिरा कैंटीन है कर्नाटक के अंदर। तो याद रखिएगा दोनों में कंफ्यूजन डालने के लिए अपोजिट कर भी पूछा जा सकता है। बोल देंगे अम्मा कैंटीन है कर्नाटक में और ये इंदिरा कैंटीन है तमिलनाडु में। अम्मा यहां पर याद रखिएगा ये काफी लंबी समय से यहाँ पर जयललिता जी के बेसिकली नाम से रिलेटेड यहाँ पर इनको रखा गया, उनको अम्मा बोलते थे। तो इसके चलते यहाँ पर ये चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। तो कई बार यहाँ पर ये सिचुएशन निकल कर आती है। तो अम्मा कैंटीन जो है यहाँ पर इस तरीके की जो कैंटीन है ये 5 से 10 रुपए में यहाँ पर फूड प्रोवाइड कराती है, ठीक है। तो ड्रॉबैक क्या है? ये कंटिन्यूअसली रिलाई करती है गवर्नमेंट की सपोर्ट के ऊपर। अगर गवर्नमेंट ढंग से यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करेगी सपोर्ट तो यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलने लगती है। तो क्यों ना इनको इंडिपेंडेंट बनाया जाए? तो बोला जा रहा है कि सबसे पहले तो ये जो कैंटीन है इनको ऑपरेशनल करो, आप लोग सेल्फ सस्टेन रहे, यहाँ पर गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट रहे। पता चला गवर्नमेंट चेंज हो गई, दूसरी गवर्नमेंट आ गई तो उसने कैंटीन बंद कर दी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बोला जा रहा है जो 5-10 में प्रोवाइड करा रहे हैं उसको 15-20 में कर दीजिए आप लोग प्लेट को। उससे क्या होगा? फिर भी जो दूसरे ढाबा है रोड साइड जो महंगे महंगे देते हैं 50-100 रुपए की थाली देते हैं, कम से कम उससे तो सस्ता ही रहेगा ये, और एक न्यूट्रिशन फूड यहां पर मिल पाएगा एक सस्टेनेबल प्राइस में। तो ये काम आप लोगों को करना पड़ेगा। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जितना खर्चा किया जा रहा है उसमें से कुछ खर्चा निकाल के यहां पे कोलैबोरेट कर सकते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कोलैबोरेट कर सकती है, प्राइवेट एंटिटी कोलैबोरेट कर सकती है। तो इनको जो रिवेन्यू मिलना चाहिए ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंसी बस उनकी रहे और गवर्नमेंट जो है जब लगे कि हाँ काम नहीं हो रहा है तो पता चले उनको सप्रेस करने की कोशिश करने लगे। तो अभी हमारी कंट्री में इनिशियल जो सोशल इन्वेस्टमेंट की जो बात की जा रही है, अगर 26,500 करोड़ रुपए आप लोग खर्च करते हैं तो 60,000 कैंटीन है अराउंड यहां पर ये 8,200 के करीब जो किचन आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो इसमें क्या कर सकते हैं? काफी कुछ यहां पर प्रोवाइड आप लोग करा सकते हैं। यानी कि इतनी कैंटीन और इतनी किचन सर्विस लगभग 30 मिलियन जो अर्बन पुअर वर्कर हैं उनको यहां पर खाना खिला सकती हैं पर डे के हिसाब से। तो ये आप लोग समझिए कितना बड़ा सेक्शन है जिसको आप लोग खाना प्रोवाइड कराएंगे। तो इस तरीके से ये वन नेशन वन राशन की जो बात की जा रही है उसमें आप लोग को जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसमें से इन्वेस्टमेंट में से लगभग आप लोग 4,500 करोड़ रुपए के करीब आप लोग बचा सकते हैं अगर ऐसा स्टेप उठाकर चलते हैं। यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह है कि जो भी खर्चा आप लोग वहां पर कर रहे हैं उसमें से आप लोग बचा सकते हैं पैसा। इसी के साथ में जॉब में आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। इतनी सारी अगर कैंटीन यहां पर आप लोग बनाएंगे, ये 60,000 कैंटीन इनमें काम करने वाले जो लोग हैं तो लगभग यहां पर जो सर्विंग करने वाले जो स्टाफ वगैरह आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इसके चलते 500 के करीब यहां पर बेनिफिशियरी नजर आएंगे और टोटल मिलाकर 1.2 मिलियन जॉब क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि 12 लाख के करीब जॉब क्रिएट कर सकते हैं आप लोग। एक बर्तन धुलने वाला देख क्या 2-3 होंगे, एक से तो काम चलेगा ही, 3-4 बर्तन धुलने वाले होंगे, खाना बनाने वाले होंगे, सब्जी काटने वाले होंगे, सामान लाने वाले होंगे, परोसने वाले होंगे। इस तरीके से बहुत सारा एक स्टाफ की जरूरत पड़ेगी आप लोग यहां पर। 90 मिलियन के करीब जो मील है ए डे आप लोग यहां पर प्रोवाइड करा पाएंगे। तो इस तरीके से जो एक तरीके से हेल्प कहां मिलेगी? एक तो लोगों को खाना मिल रहा है, देखिए गवर्नमेंट का पैसा बच रहा है, लोगों को खाना मिल रहा है और इसी के साथ में नरिशमेंट भी देखने को मिल रहा है क्योंकि आप लोग एक अच्छा खाना प्रोवाइड वहां पर कराओगे, ये बात देखने को मिलेगी। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर एग्रीकल्चर। मान लीजिए अब यहां पर जो अनाज जा रहा है यहां पर इन कैंटीन के पास में जो अनाज जा रहा है वो अनाज डायरेक्ट आप लोग किसानों से लेकर आओ, ठीक है। बीच में बिचौलिया नहीं रखो, इनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करा दो। जिस कैंटीन जो किचन है डायरेक्ट यहां पर किसानों से काम जाएगा। तो एक तरीके से उन किसानों को भी फायदा देखने को मिलेगा, उनको सही अप टू द
मार्क प्राइस मिलेगा मार्केट के बेस का, और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी, और दुनिया भर की जॉब क्रिएट होती नजर आएंगी। तो आम के आम और गुठलियों के दाम इससे देखने को मिलेगा। तो आप लोगों की क्या राय है, सही है या फिर गलत है, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, तो अपनी राय आप लोग जरूर बताएगा। आप लोगों की राय काफी मैटर रखती है, जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं ना काफी अच्छा लगता है, तो इसलिए आप लोग पार्टिसिपेट जरूर किया कीजिए कुछ भी अगर आप लोगों से पूछा जाता है तो। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है तुर्की के बारे में। तुर्की में यहां पर ये है, यहां पर ये एक पर्टिकुलर बेसिकली बोला तो इसको चर्च जाता था पहले, फिर इसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया, जहां पर ये खड़े हैं इरोडगन साहब, फिर से इसको यहां पर एक तरीके से चर्च और मस्जिद, और फिर से ये मस्जिद बन गई यहां पर, ठीक है। यानी कि घुमा फिराकर एक सेक्युलर सेक्युलर जो नेचर था यहां पर कंट्री का, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है फिलहाल के जो तुर्की के प्रेसिडेंट है यहां पर, इनके द्वारा। तो उसी के बारे में यहां पर ये आर्टिकल लिखा गया है। सबसे पहले आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा, इसका जो नाम है ये हागिया सोफिया, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगी इस्तांबुल के अंदर। इस्तांबुल कहां पर है, ये है यहां पर इस्तांबुल। यहां पर ये माना जाता है कि जो इस्तांबुल है वो जिसके अंडर में है, तो ये माना जाता है कि तुर्की का रूल उसी के अंडर में है। यानी कि आज के में जो गवर्नमेंट है उसके हाथ में इस्तांबुल नहीं है, अपोजिशन के हाथ में, तो इसलिए माना जाता है कि जो पावरफुल है वो अपोजिशन है। यहां पर देखने को मिलेगा ये पर्टिकुलर जो एक कनेक्टिंग लिंक भी है, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है तुर्की का ये यूरोप में माना जाता है, और ये वाला पोर्शन इस एशिया में माना जाता है। तो इस्तांबुल काम करता है यहां पर डिवाइड करने का यूरोप को एशिया के अंदर में, और आज के डेट में जो कैपिटल है वो यहां पर अंकारा। अगर बात करेंगे ऊपर हो गया ब्लैक सी, नीचे हो गया मेडिटेरेनियन सी, और यहां पर हो गया साइप्रस। तो तुर्की जो है एक ऐसी कंट्री है यहां पर जो कि मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है यहां पर, तो इसलिए यहां पर ये तरीके से चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर इस्लाम रहे और कंट्री को ऐसे लेकर चला जाए, जो कि एक सोचने वाली बात है यहां पर। तो काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है इस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। तो ये इसकी इंटरनल चीजें हैं यहां पर, जिनके बारे में याद रखते हैं। हमारे लिए बुरी बात यह है कि हमारे ऊपर कई बार ये कमेंट करते हुए नजर आते हैं जम्मू एंड कश्मीर को लेकर, एनआरसी के ऊपर, जो भी हमारी कंट्री मुद्दा होता है, पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़े हुए नजर आते हैं तुर्की के जो प्रेसिडेंट हैं। तो इसलिए हमारे लिए काफी एक तरीके से गलत एक तरीके से आप लोग चीजें देख सकते हैं जब ये कोई ऐसी हरकतें करते हैं। तो इन्हीं के बारे में है ये, तो ज्यादा एक तरीके से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटरनल चीजें यहां पर चल रही है। एक सेक्युलर कंट्री को एक इस्लाम ड्रिवन कंट्री बनाने की कोशिश यहां पर की जा रही है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये था इसके बारे में जो आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। कल का आप लोगों का डेटा पॉइंट बच गया था, तो इसके ऊपर थोड़ा सा नजर यहां पर डाल लेते हैं। बेसिकली बात की जा रही है वायरलेस कनेक्शंस के बारे में, जो कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो जो यहां पर ये ब्लू लाइन आप लोगों को देखने को मिल रही है, ये ग्राफ में प्लॉट जो है यहां पर ओवरऑल क्या चीजें देखने को मिल रही है। जो रेड लाइन है ये अर्बन के बारे में बात कर रही है, और जो रूरल एरिया के बारे में बात कर रही है यहां पर ये है बेसिकली येलो लाइन, ठीक है। तो कहां पर कितना ग्रोथ देखने को मिल रहा है वो दिखाया गया है, किस राज्य में कितना ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो महाराष्ट्र में दिखाया गया यहां पर ये, ठीक है। तो सब्सक्राइबर में क्या प्रोग्रेस यहां पर देखने को मिल रही है, और चेंज यहां पर 2018 से कितना देखने को मिल रही है। तो उसके बेस पर यहां पर आप लोग देखते हैं महाराष्ट्र, ये हो गया तमिलनाडु, यूपी, ईस्ट, बिहार, तो इस तरीके से आप लोग यहां पर देख सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो मार्केट में लीडर कौन है आज के डेट में। तो वोडाफोन जो है उसका जो लीडरशिप है वो आप लोगों को घटती हुई नजर आ रही है यहां पर। एयरटेल जो है पहले थोड़ी बड़ी थी, उसकी हल्की सी डाउन हुई और मेंटेन है। जो सबसे ज्यादा बड़ी है वो है रिलायंस जियो की। तो रिलायंस जियो है वो सबसे ऊपर यहां पर पहुंच चुका है आज के डेट में मार्केट में, जो कि यहां पर मुकेश अंबानी साहब का आप लोगों को देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा लॉस किसमें देखने को मिला है यहां पर, तो वो वोडाफोन और आइडिया का जो सबसे ज्यादा लॉस यहां पर निकल कर आया, जो ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये पूरा एक एनालिसिस किया जा रहा है, जो कि आप लोगों के सामने डेटा पॉइंट है। बाकी एक और छोटा सा आर्टिकल है जो मैंने आप लोगों से कल भी डिस्कस किया था, कि जिस तरीके से अभी यहां पर स्कूल को खोलने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए यहां पर जो बोला जा रहा है राइटर के द्वारा, बोल रहे हैं कि एनालिसिस एक बार अच्छे से कर लेना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से अगर स्कूल वगैरह आप लोग ओपन करोगे, हमारी कंट्री वर्ल्ड में आप लोग देखते हैं तीसरे नंबर पर आ चुकी है नंबर ऑफ केसेज में, और दूसरे नंबर पर है जो जितने ज्यादा केस आ रहे हैं। 36,000 केस कल आए, परसों 40,000 केस थे। तो इस तरीके से कंडीशन नजर आ रही है। तो किस तरीके से आप लोग इसको लेकर चलोगे, तो पहले एनालिसिस कर लेना चाहिए। जो डॉक्टर्स वगैरह हैं, जो इस पर्टिकुलर फील्ड के साइंटिस्ट हैं, उनसे पूछना चाहिए आप लोगों को, तो तब जाकर कोई स्टेप उठाना चाहिए, वरना ये काफी खतरनाक चीजें सिद्ध होती हुई नजर आएंगी, और इसी के चलते और ज्यादा पैटर्न यहां पर खराब होता हुआ नजर आएगा। तो कुछ भी ऐसा स्टेप उठाने से पहले थोड़ा सा सोचिए समझिए, क्या सही है क्या गलत है, और क्या आप लोगों को करना चाहिए। आंख बंद कर कुछ भी ऐसा स्टेप उठाया गया तो वो खतरनाक साबित होगा। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, ये आज का डेटा पॉइंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये इन्फ्लेशन के बारे में बात की जा रही है। रूरल वाले एरिया में इन्फ्लेशन कैसे बढ़ रहा है, ठीक है। इसी के साथ में अनस्टेबल जो सैंपल आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है, किस किस के प्राइस में स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी। तो ओनियन का प्राइस कई बार काफी बढ़ जाता है, टमाटो के प्राइस में काफी ज्यादा अपसर्ज आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। अर्बन इन्फ्लेशन कैसा निकल कर आ रहा है, ठीक है। टोटल ओवरऑल देखेंगे, जो खासकर रूरल अर्बन के बारे में बात की जा रही है, और ओवरऑल जो सीपीआई है उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इसको बोलते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था यहां पर
इन्फ्लेशन के ऊपर बड़ी शानदार वीडियो मैंने बना रखी है, उसको प्रोवाइड करा दूंगा, उसको आप लोग देखिएगा, सारी चीजें आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कि इन्फ्लेशन कैसे कैसे क्या क्या रोल डालता है। ठीक है, तो आप लोग यहां पर वीडियो के एंड में जब जाएंगे तो वहां पर भी आप लोगों को लिंक देखने को मिलेगा, उस पर भी क्लिक कर आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों के सामने यहां पर कुछ क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है उसके बारे में नजर डालते हैं, जो मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। कोसी जो रिवर है यहां पर उसको शोरो ऑफ यूपी भी बोला जाता है, यानी कि यूपी के लिए काफी बड़ा दुख है। इसी के पास में इसको सप्त कोशी के नाम से भी आप लोग जानते हैं। ये नॉर्दर्न बिहार से होती है, आप लोगों को ये जमुना में जाती हुई मिलती हुई नजर आएगी। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? बोला गया 1, बी बोला गया 2, सी बोला गया बोथ, डी बोला गया नाइदर 1 नॉट 2। सही आंसर क्या है? ए, बी, सी, एफ, डी। तो जो सही आंसर है यहां पर कोसी रिवर के बारे में वो है डी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है, क्योंकि इसको सोरो बिहार कहा जाता है। बिहार में यहां पर ये नुकसान पहुंचाती है, ना कि उत्तर प्रदेश का सोरो इसको कहा जाता है। बिहार में बाढ़ लेकर आती है कई बार, तो नेपाल के थ्रू यहां पर ये होती है, इंडिया में आप लोग के आती हुई नजर आएगी। तो इसी के साथ में इसको सप्तकोशी के नाम से भी आप लोग जानते हैं। तो 7 अपर ट्रिब्यूटरीज की वजह से इसको सप्तकोशी के नाम से जानते हैं, और गंगा में जाकर यहां पर ये मिलती है, ना कि ये यमुना में जाकर मिलती है। तो 729 किलोमीटर लंबी ये रिवर है, 74,500 स्क्वायर किलोमीटर ये वाला एरिया है, जाकर गंगा में मिलती है। और जो निकलती है ये सप्तकोशी, अरुण तोमर रिवर, और इसी के साथ में सुनकोसी रिवर, इनसे निकलकर बनती है जब ये आगे बढ़ती है। तो ठीक है, तो ये रिवर आप लोगों को नेपाल में भी देखने को मिलेगी, तो इसके बारे में आइडिया रखिएगा। एग्जैक्ट लोकेशन अगर आप लोग यहां पर कोसी रिवर की देखें तो ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो ये है कोसी रिवर यहां पर, तो यहां से ये निकलती हुई चलती है, ऊपर से तिब्बत वाले रीजन से नेपाल से होती है, फिर हमारी कंट्री में बिहार में आती है और आकर गंगा में मिल जाती है। तो इस रिवर के बारे में भी आप लोग को आइडिया होना चाहिए। क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, तो हल्का सा आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये था आज का एनालिसिस। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। फीडबैक जरूर देकर जाइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कीजिएगा, और डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि आने वाले टाइम में इसको इंप्रूव किया जा सके। शेयर तभी करना है अगर आप लोगों को फायदा पहुंचा रही है, अगर आप लोगों को फायदा नहीं पहुंचा रही है तो शेयर बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि गंदी चीजें कभी भी शेयर नहीं करनी चाहिए। आप लोग टेलीग्राम से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, सारी एक जगह इकट्ठी मिल जाती है। ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज भी यहां पर शेयर की जाती है, जो कि आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उनको भी आप लोग देख सकते हैं। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, अगर कहीं पर भी आप लोग हैं तो मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। ट्विटर पर भी कई सारी चीजें शेयर करते रहता हूं, और ट्विटर तो आप लोग वैसे भी अगर हैं तो कई सारी पर्सनैलिटी को फॉलो कीजिए, ताकि पता चलता रहे देश दुनिया में क्या चल रहा है। ठीक है, तो उसको देखिएगा आप लोग। इसी के साथ में अगर टाइम मिले तो किसी को पढ़ाइए जरूर, दिल को जो शांति मिलेगी किसी चीज के साथ में उसको कंपेयर आप लोग नहीं कर सकते। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हमारा न्यूज एनालिसिस का लेक्चर होगा, जिसको हम लोग नैनो मैगजीन बोलते हैं। तो काफी कुछ डिस्कस करेंगे उसके अंदर भी शानदार। तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। तब तक के लिए जय हिंद।